हेलो बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारे सामने कुछ न्यूमेरिकल हैं। एक पहला न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द न्यूमेरिकल अपर्चर एंड एक्सेप्टेंस एंगल फॉर एन ऑप्टिकल फाइबर गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर दिस एंड दैट ऑफ क्लैडिंग इज दिस। तो आपके पास क्या है, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है आपको मालूम है कि उसका ये जो बीच वाला हिस्सा होता है, सेंट्रल हिस्सा होता है, इसको कोर कहते हैं। और इसके ऊपर की तरफ जो ये कवरिंग वाला हिस्सा होता है इसको क्लैडिंग कहते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 कह दें, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 कह दें, तो ये कोर क्लैडिंग अरेंजमेंट है। लाइट जो आप भेजते हो कोर के अंदर इस तरह से गति करती रहती है। तो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, हमेशा ज़्यादा वाला होगा। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कम वाला होगा। तो उसके बाद फिर क्या है, न्यूमेरिकल अपर्चर पूछा गया है और एक्सेप्टेंस एंगल पूछा गया है। तो आपको फार्मूला हमेशा याद रखना है कि न्यूमेरिकल अपर्चर जो होता है वो μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर होता है, यानी कि ये वैल्यू होती है 1.42 का स्क्वायर माइनस 1.40 का स्क्वायर। तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। अगर मैं इसको सॉल्व करके बताऊं तो ये आपके पास आता है 0.0564 और अल्टीमेटली इसकी वैल्यू आती है 0.237। ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू। कोई इसका यूनिट नहीं है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई यूनिट नहीं होती है, तो उस हिसाब से। उसके बाद एक फार्मूला और पढ़ा है आपने एक्सेप्टेंस एंगल का। आपने एक फार्मूला पढ़ा है एक्सेप्टेंस एंगल का। तो थीटा ए, अब फार्मूला क्या होता है कि जो साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल थीटा ए होता है वो न्यूमेरिकल अपर्चर के बराबर होता है। तो जो थीटा ए की वैल्यू है वो हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर। तो यानी कि आपके पास हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.237 और इसकी जो वैल्यू हमारे सामने है वो करीब करीब होती है 30 डिग्री 48 मिनट। ये है हमारे पास इसका आंसर। चलिए दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि ऑप्टिकल फाइबर है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36 है। तो ये आपको कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है और जो ये रेशियो होता है डेल्टा जिसको आप कहते हो, उसकी वैल्यू 0.025 दी गई। ठीक है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, न्यूमेरिकल अपर्चर पूछा है, एक्सेप्टेंस एंगल पूछा है। बस इसी तरह के न्यूमेरिकल से आपके पास आएंगे। बहुत ज़्यादा इसमें आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। तो पहले तो हमें मालूम है कि गिवन क्या है। गिवन है कि μ1 जो है उसकी वैल्यू है 1.36 और हमसे μ2 पूछा गया है और हमें दिया गया क्या है, डेल्टा इज़ 0.025। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो डेल्टा होता है इसकी वैल्यू होती है μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1। तो इस फार्मूले के हिसाब से आपको दिया गया है 0.25 की वैल्यू, μ1 की वैल्यू 1.36, μ2 की वैल्यू आपको अननोन है, आपने ये रखी है 1.36। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 1.36 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0.25 इंटू 1.36, यानी कि जो μ2 की वैल्यू हो जाएगी 1.36 माइनस 0.025 इंटू 1.36। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी वो करीब आएगी 1.326। तो हमारे पास ये आ गया क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। न्यूमेरिकल अपर्चर पूछा है तो अब दूसरे चरण में आपके पास ये हो जाएगा μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर, यानी कि आपको लिखना है 1.36 का स्क्वायर माइनस 1.326 का स्क्वायर। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ आपके पास आ जाएगा 0.304। एक से कम आ रहा है, इसका मतलब सब सही है। उसके बाद एक्सेप्टेंस एंगल भी पूछा गया है। तो थीटा ए जो होता है वो होता है साइन इनवर्स और ये हो जाएगा 0.304 और इसकी वैल्यू जो है करीब 17.7 डिग्री के करीब आ गई। ये वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर दी रहेंगी जिनका आपको इस्तेमाल करना है, तो बहुत ज़्यादा उसके लिए आपको वरी नहीं करना है। लेज़र के ऊपर हमने अभी न्यूमेरिकल नहीं किए हैं, तो कुछ लेज़र के ऊपर न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सवाल ये है कि फॉर अ लेज़र बीम ऑफ वेवलेंथ 6328। तो जनरली ये जो 6000 की जो वेवलेंथ वाली लेज़र है ये आपकी रूबी लेज़र होती है, जो रेड कलर की जिसमें से लाइट निकलती है। और नॉर्मली आप रूबी लेज़र के लिए और हीलियम नियॉन के लिए भी ये रेंज होती है। तो खैर हमारे पास है कि कैलकुलेट द एनर्जी एंड द मोमेंटम।
जनरली लेज़र बीम दिया गया है तो हमसे एनर्जी और मोमेंटम किसका पूछ रहे हैं, वो जो फोटोन निकल रहे हैं उस लेज़र से, उसके बारे में हमसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास कैसे होगा? हमारे पास प्लांक फार्मूला क्या है? हमारे पास जो प्लांक रिलेशन है वो प्लांक रिलेशन है कि E=h टाइम न्यू, ठीक है। और हमें ये मालूम है फ्रिक्वेंसी जो होता है c/λ होता है, तो ये हो गया E बराबर hc/λ। तो यहाँ से 6.63 इंटू 10⁻⁻34 हो गया, 3 इंटू 10⁻8 हो गया, और 6328 इंटू 10⁻10। आपको हर चीज़ MKS में रखना है। जैसे आपने ये जूल सेकेंड लिखा है, ये जूल केल्विन सेकेंड है, आपका ये मीटर पर सेकेंड है, आपका ये मीटर है। तो जब इसको आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है 1.05 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एनर्जी है, जूल में आती है। अगर इसको आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ना करें छोड़ दें, यहाँ पर जूल में भी ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमसे पूछा रहा है अगला हिस्से में कि मोमेंटम निकालो। तो भाई मोमेंटम के बारे में आपका क्या आइडिया है? मोमेंटम के बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए कि मोमेंटम तो वही निकालेंगे P=h/λ, जो कि de Broglie वेवलेंथ वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो P=h यानी कि 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 6328 इंटू 10⁻10। तो ये आपके पास जो आएगा ये है 0.05 इंटू 10⁻27। इस तरह का कुछ ये आपको मिल जाएगा। तो आपको ज़रूरी क्या है यहाँ पे जानना? आपको ज़रूरी जानना है, ये फार्मूला जानना ज़रूरी है, ये मोमेंटम का फार्मूला जानना ज़रूरी है, फ्रिक्वेंसी का ये फार्मूला आपके पास दिमाग में होना चाहिए। देखिए बहुत अच्छा सा एक और क्वेश्चन है कि हमारे पास एक रूबी लेजर है जिसके अंदर 2.8 +9 क्रोमियम के आयन है। तो कैलकुलेट करिए एनर्जी ऑफ द लेजर पल्स इफ़ लेजर एमिट रेडिएशन ऑफ दिस। अच्छा देखो, होता क्या है कि जो रूबी का क्रिस्टल होता है इसको हम हिंदी में माणिक कहते हैं, जो एक रत्न होता है, लोग इसको पहनते हैं। तो माणिक लाल रंग का रत्न है। माणिक या रूबी के अंदर क्या होते हैं? कुछ क्रोमियम के एटम होते हैं। तो लेज़र के लिए जो लेजिक एक्शन है उसके लिए एक मेटा स्टेट की आवश्यकता होती है, और मेटा स्टेट कौन प्रोवाइड कराता है? क्रोमियम। यानी जितने क्रोमियम होंगे उतने क्रोमियम से ही केवल लेज़र का एक्शन होगा। रूबी लेज़र एल्यूमिना जो होता है उसके अंदर वो एक्शन नहीं होता है। जो लेज़र एक्शन जो होता है वो एल्यूमिना के जाल में फंसे हुए जो क्रोमियम के एटम होते हैं उनके अंदर होगा। तो इसका मतलब है पर यूनिट सेकेंड अगर पल्स बन रही है, बहुत सारे फोटोनों से मिल करके एक पल्स बनती है, तो जितने ज़्यादा क्रोमियम होंगे उतने ही ज़्यादा आपके फोटोन वहाँ से निकलेंगे और वो कोहेरेंट होंगे। लेजिक एक्शन के तहत उनमें एक कोहेरेंसी रहेगी, वो एक यूनिडायरेक्शनल होंगे। तो यहाँ पर होगा क्या कि हमारे पास जो फोटोन जो एनर्जी कुल निकलेगी, एक फोटोन निकला तो उसकी एनर्जी h है, लेकिन एक फोटोन तो एक क्रोमियम से निकलेगा। हमारे पास कितने क्रोमियम है? हमारे पास n क्रोमियम है। तो n क्रोमियम के एटमों के द्वारा h एनर्जी के जब फोटोन निकलेंगे तो हमें जो बाहर लेजर बीम दिखती हुई आएगी हमारे सामने, उसकी हम एनर्जी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर n गिवन कितना है? 2.8 इंटू 10⁻19 क्रोमियम के आयन है, जो इनकी संख्या हमने गिवन वॉल्यूम में बताई है। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.8 इंटू 10⁻19। H निकाल लो 6.63 इंटू 10⁻34। और अच्छा C भी यहाँ पे वही करेंगे हम, NHc/λ, क्योंकि C ही तो हमें मालूम है। तो 3 इंटू 10⁸ और सवाल में लैम्डा दिया गया है, तो ये हो जाएगा 6943 इंटू 10⁻10 मीटर, वो तो है यहाँ पर। तो इस तरह से आपके पास जो एनर्जी निकल के आएगी वो 8.02 जूल के करीब आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने सीखा है कि जो नंबर ऑफ क्रोमियम आयंस दिए हैं वो संख्या क्या दे रही हैं कि पर हर शॉट में, हर जब पल्स निकलेगी तो उसमें कितने क्रोमियम
जितने भी क्रोमियम आयन होंगे उनके द्वारा निकलने वाले फोटोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। अच्छा देखिए, अगला सवाल ये है, सेकंड लास्ट सवाल ये है कि लेजर पल्स हैज़ एनर्जी दिस, ठीक है, एक लेजर पल्स से ये एनर्जी निकल रही है और पल्स लेंथ जो है वो 10⁻⁹ सेकेंड है। मतलब पल्स रूबी लेजर होता है तो एक झटके से एक उसमें से लेजर निकलती है फिर रुक जाती है, तो वो जो झटका होता है वो 10⁻⁹ सेकेंड के लिए वो पल्स रहती है। और व्हेन द पल्स इज फोकस्ड ऑन टारगेट टू वेरी स्मॉल स्पॉट ऑफ रेडियस दिस, अब क्या होता है, हमने इस एनर्जी लेजर जिससे इस एनर्जी की लेजर बीम निकल रही है और वो इस 1.5 × 10⁻⁵ मीटर दूर जो स्पॉट है वहाँ पर वो बन रहा है, वहाँ पर डिलीवर हो रही है वो आपकी क्या कह सकते हैं एनर्जी जो लेजर की है वहाँ पर डिलीवर हो रही है। कुछ ऐसा हो रहा है कि जैसे ये लेजर है तो लेजर यहाँ से निकली, तो अब लेजर जिस सिस्टम से निकली है उसका अपर्चर है, ठीक है, ये इसका अपर्चर। उसके बाद लेजर यहाँ गई और लेजर जा करके एक जगह पर दीवार है कोई कुछ दूरी पर, वहाँ पर उसने एक स्पॉट बनाया। अब जो स्पॉट बनाया है इसका रेडियस कितना है, 1.5 × 10⁻⁵ मीटर है। तो हमसे सवाल क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द पावर पर यूनिट एरिया डिलीवर। तो जिस दीवार पर ये स्पॉट बना है बताओ उस दीवार पे जहाँ लेजर गिर रही है पर यूनिट एरिया पर कितना पावर डिलीवर हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर तैयार करिएगा। लेज़र से अच्छा क्वेश्चन जब बनता है तो यही क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि ये क्वेश्चन एक इसके बाद वाला क्वेश्चन। तो ज़रा हम पहले तो यहाँ पर कुछ चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले तो हम देखें कि जो एनर्जी कितनी है, तो हमारे पास जो एनर्जी डिलीवर हो रही है वो कितनी है, 4 × 10⁻³ जूल, ठीक है। और कितने समय के लिए सस्टेन करता है ये एनर्जी वाला पल्स, 10⁻⁹ सेकेंड के लिए। तो अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें कि पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी का एग्जिस्टेंस है, कितनी एनर्जी डिलीवर हो रही है, तो जो एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है यही आपकी पावर होती है, इसको वॉट में नापते हैं। तो अगर एनर्जी कहें 4 × 10⁻³ और डिवाइड कर दे 10⁻⁹ से, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁶ वॉट, ये आपका वॉट में आ जाएगा, पावर आपकी वॉट में आ गई, ठीक है। तो हमारा जो लेज़र है वो जितनी एनर्जी जितने समय के लिए निकालता है, तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि पर यूनिट सेकेंड में कितनी एनर्जी वहाँ पर डिलीवर हो रही है, तो पावर हो गई है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है पावर पर यूनिट एरिया, तो आपने पावर निकाल लिया। अब जब ये इस स्पॉट पे जहाँ स्पॉट बनेगा उस स्पॉट पर उसका एरिया कितना है, तो आप कहोगे एरिया ऑफ स्पॉट, चूँकि स्पॉट है सर्कुलर होगा तो वो होगा πr², तो 3.14 और डायमीटर कितना रेडियस दिया है 1.5 × 10⁻⁵ का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। कुछ कैलकुलेशन अगर हम करें तो ये करीब इसका आएगा 7.06 × 10⁻⁻10 मीटर स्क्वायर। तो आपका जो स्पॉट बन रहा है उसका जो एरिया है वो इतना है। और एज पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पावर पर यूनिट एरिया, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁶ वॉट डिवाइडेड बाय 7.06 × 10⁻⁻10 मीटर स्क्वायर, और ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा 5.7 × 10⁻15 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी, यहाँ पर हमारे सामने है कि एक लेज़र बीम है, गिवन क्या है, सॉल्यूशन में आपको पास है कि गिवन क्या है, गिवन है कि लेज़र बीम है जिसकी वेवलेंथ है 7200 एंगस्ट्रॉम, यानी कि कहने का मतलब है 7200 × 10⁻⁻10 मीटर। जो अपर्चर है, अपर्चर को अगर हम स्मॉल d कहें तो अपर्चर कितना है 5 × 10⁻3। अपर्चर ये होता है जो लेज़र का इंस्ट्रूमेंट है उस जिससे लेज़र बाहर निकलती है इसको अपर्चर कहते हैं कि उससे गोलाई कितनी है, तो ये अपर्चर है। उसके बाद क्या है, द लेज़र बीम इज सेंट टू मून। अच्छा भाई, ये आपका चंद्रमा है, ये आपका चंद्रमा है और ये आपकी पृथ्वी है,
इस सारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी से लेज़र हमने चंद्रमा पे भेजा। तो जब लेज़र भेजेंगे तो लेज़र धीरे धीरे डाइवर्ज करेगी और जब चंद्रमा पे जाते जाते एक बड़ा स्पॉट वहाँ पर बनाएगी। जैसे आप टॉर्च जलाते हो तो आप देखते हो ना लाइट डाइवर्ज कर रही है, अंधेरे में कभी देखो तो आसमान की तरफ तो आपको लगेगा बीम जो है डाइवर्ज कर रही है। डाइवर्ज होने का मतलब जब टॉर्च जलाया तो टॉर्च से लाइट ऐसे निकल रही, इस तरह से निकलती है। तो जो नॉर्मल लाइट होती है उसमें से डाइवर्जिंग ज़्यादा होता है, लेकिन लेज़र का डाइवर्जेंस कम होता है, ये भी उसकी एक खास बात होती है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि लेज़र बीम जो है उसको मून पर भेजा गया, जो कि डिस्टेंस कितना है यहाँ से 4 × 10⁸ मीटर की डिस्टेंस है। तो पृथ्वी से जो चाँद है वो 4 लाख किलोमीटर दूर है, तो यहाँ लिखा है। अब आपको कैलकुलेट ये करना है कि एंगुलर स्प्रेड एंड एरियल स्प्रेड व्हेन रीचेस द मून, यानी कि जैसे ये मान लो एक्सिस है इस तरह से, यहाँ लेज़र है, तो लेज़र जब ये गई तो फैलेगी इस तरह से, लेज़र जब गई तो फैलेगी इस तरह से। तो बताओ लेज़र पृथ्वी से चली और मून पर पहुँची तो उसमें कितना एंगुलर स्प्रेड आया। तो आपको एंगुलर स्प्रेड यहाँ पर कैलकुलेट करना है। दूसरा पूछा गया है रियल स्प्रेड क्या है। ये एरियल स्प्रेड होता है, एक्सियल स्प्रेड होता है, वो कितना है। यानी कि यहाँ पर जो स्पॉट यहाँ से जहाँ अपर्चर था और जब स्पॉट बना तो मून पे बड़ा बना होगा, तो बताओ यहाँ पर उसका एरियल स्प्रेड कितना हुआ। तो अब इसके लिए कुछ फार्मूले आप जरा देख लीजिए। अगर आप इसका एंगुलर स्प्रेड निकालोगे तो उसका फार्मूला होता है 1.22 वेवलेंथ डिवाइडेड बाय अपर्चर। याद रख लेना, ये एरी एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर हुए हैं, उनका भी इसमें एरी फंक्शन का भी इसमें रोल है। तो अल्टीमेटली हमारे पास फार्मूला आता है 1.22 लैम्डा टाइम अपर्चर। तो अगर ये है तो एंगुलर स्प्रेड कितना हो जाएगा 1.22, वेवलेंथ कितनी है 7200 10⁻⁻10 और अपर्चर कितना है 5 × 10⁻3। इनको आपको सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये करीब आएगा, चूँकि एंगुलर स्प्रेड मतलब एंगल होगा, तो ये हो जाएगा 1.83 × 10⁻⁻4 रेडियन। तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं है, ये होगा। अच्छा, एक चीज़ और है, अब आपसे पूछा गया है कि एरियल या एक्सियल स्प्रेड बताइए, जो दूसरा पार्ट है। तो उसका फॉर्मूला याद रख लो, आप एंगुलर स्प्रेड निकाल लो और जो आपने डिस्टेंस है, जो ये 4 × 10⁸ डिस्टेंस है, वो ले लो, उसका स्क्वायर कर दोगे। जब आप ऐसा करोगे तो 1.83 × 10⁻⁻4 इंटू डी कितना है भाई 4 × 10⁸ और सबका स्क्वायर कर दिया, तो ये आता है करीब 53.85 × 10⁸ मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरियल स्प्रेड या एक्सियल स्प्रेड, ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो आपको मैं कहूँगा कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको एक बार फिर समझ लेना, क्वेश्चन नंबर 3 है फिर समझ लेना, कोई डाउट हो तो आप उसको पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 छोटे क्वेश्चन के रूप में आ सकता है और क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों फार्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इनसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा एक कुछ ज़रूरी चीज़ें मुझे लगी जो बतानी है। ऑप्टिकल फाइबर की चीज़ें तो शायद मैंने रिपीट की हैं, इससे पहले भी आप कर चुके हैं, तो इनको एक बार तैयार कर लीजिएगा तो आपका लेज़र का पोर्शन तैयार हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।